नमस्कार। आज हम आए हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करने। उसमें तीसरा इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है और वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर है क्या और ये क्यों ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ये क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को लगातार यदि खेत में एक ही तरह का यदि प्लांट्स लगाया जाए तो वो कुछ दिनों के बाद उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसका अभाव धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का अभाव हो जाता है। अब बात आती है कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वैसा इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में मदद करता है, उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है, उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। मतलब वैसा एलिमेंट्स जो प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी हो वो सब कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लगभग 16 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं और उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आपको आगे की क्लास में अच्छी तरह से बताया भी जाएगा। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये है क्या, तो इसमें जो है अवेलेबिलिटी प्लांट में जितनी उसकी जो है अवेलेबिलिटी है उसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक है यदि ड्राई वेट किसी चीज़ का, जैसे लीफ का या प्लांट का किसी भी पार्ट का यदि ड्राई वेट लिया जाता है और 1 मिलीग्राम, अगर ये जो है कि एक ऐसा इसमें बीच में एक मानक रखा गया है कि यदि 1 मिलीग्राम से कम पर ग्राम यदि ड्राई वेट, मतलब कि किसी सूखी हुई पत्ती लें या उसका पार्ट है प्लांट का 1 ग्राम लेते हैं और उसमें यदि 1 मिलीग्राम से कम यदि होता है उस एलिमेंट्स की उसमें जो है उपस्थिति, तब उसे कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और यदि 1 मिलीग्राम पर ग्राम, जिसे कहेंगे 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट किसी प्लांट के पार्ट का हो और उसके एलिमेंट्स जो है 1 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तब उसे क्या कहेंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि अगर ये जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये मोर देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट, अगर ये मिलता है ये तब कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसमें जो है लेस देन 1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई वेट, प्लांट का कोई भी ड्राई वेट मतलब कि पार्ट का जो है 1 मिलीग्राम से यदि वो कम रहता है तब उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और 1 ग्राम यदि ड्राई वेट में 1 मिलीग्राम से अधिक होगा तब उसको कहेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इसमें 16 एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरीज में आते हैं। मतलब कि इन सबों का जो है 1 मिलीग्राम पर ग्राम वेट से ज़्यादा होगा, मतलब कि ये जो है 1 मिलीग्राम से अधिक होगा इसका पर ग्राम ड्राई वेट लेंगे प्लांट का कोई भी पार्ट का। तो यहाँ देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट को कैसे मिलेगा, तो कार्बन एटमॉस्फेयर से उसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लांट को जो है वो वाटर के थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ये तीनों न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाएगा। अब ये बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सॉइल से इसको लेने की आवश्यकता है और ये है नाइट्रोजन, यहाँ NPK, ये जो तीनों है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम,
ये तीनों सबसे अधिक माना जाता है कि ये जो है इसेंशियल प्लांट के लिए है। फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में प्लांट को ये जो है ऐड करना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो है ये आएगा। तो ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन, मैंगनीज, ये जो है बोरॉन और जिंक, जिंक, और ये है कॉपर और मोलिब्डेनम और ये क्लोरीन। तो ये जो है इसमें ये जो है इसमें जो है सात इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। मतलब आयरन, ये जो है मैंगनीज, इधर मैग्नीशियम है, इधर मैंगनीज, और बी फॉर बोरॉन, जिंक, और यह है कॉपर और मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो यहाँ पर जिंक जो है वो सबसे जरूरी इसमें आता है, जिंक प्लांट के लिए दिया जाता है। और ये जो है क्लोरीन, तो जिंक और क्लोरीन को इसमें जो है सबसे इसेंशियल माना जाता है, क्योंकि ये प्लांट मतलब बाहर से ऐड करने वाला, आयरन मिल जाएगा सॉइल में, उसे मिल जाएगा, मैंगनीज मिल जाएगा, बोरॉन मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, लेकिन और ये जो है मोलिब्डेनम, ये सब एलिमेंट्स इसमें मिल जाएंगे, लेकिन जिंक और क्लोरीन जो है वो उसे बाहर से देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देने वाला सबस्टांस कहलाएगा। यहाँ पर हम लोग ये जो है न्यूट्रिएंट्स देगा उसे कहेंगे, अगर वो मैनमेड है तब उसे कहेंगे फर्टिलाइजर्स, और यदि वो नेचुरल है तब उसे मैन्योर कहेंगे। मतलब कि वैसा सबस्टांसेस व्हिच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसको मैन्योर और फर्टिलाइजर कहेंगे। तो ये जो है, अब मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानें। तो इसमें जो है ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स का जो वेस्ट है वो लीफ होगा या उसका फ्रूट है, जो भी है उसका ऊपर वाला कवरिंग, ये सब जो है वो उसे डिकम्पोज करके, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उसको डिकम्पोज करके मैन्योर बनाया जाता है। और ये जो है मैन्योर बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसके आधार पर हम लोग इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, फार्म यार्ड मैन्योर है। ये मतलब कि किसान जो खेती करते हैं उसमें जो बचा हुआ मटेरियल्स रहता है, मतलब कि खेती से जो बच जाता है मटेरियल्स या बाई प्रोडक्ट जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है। किसान जो है वो खेती के अलावा भी कुछ पशु पालते हैं और उनसे भी जो निकला हुआ वेस्ट मटेरियल है उसका भी उपयोग किया जाता है फार्म यार्ड मैन्योर में। या फिर इसके लिए वो जो जानवर को नीचे बिछाते हैं, थोड़ा लीटर्स उसे कहा जाता है, वो रात को ठंडा के दिन में नीचे मतलब रात में बिछा दिया जाता है और बाद में उसे जो है या लेफ्ट ओवर उसका जो फूड होता है वो सब भी काम आता है ये बनाने में, फार्म यार्ड मैन्योर बनाने में। फिर है कंपोस्ट। कंपोस्ट जो है वो एक गड्ढा खोद के और उसमें लेयर बाय लेयर, मतलब अलग अलग साइज का गड्ढा खोदा जाएगा और उसमें लेयर बाय लेयर वेस्ट मटेरियल को डाल के, मतलब उसमें एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट ये सब होगा और घर का जो है वो किचन वेस्ट भी यूज़ किया जाता है। ये सबको नीचे दे के लेयर बाय लेयर ऊपर से मिट्टी से ढकते चले जाते हैं, थोड़ा सा उसे पानी से गीला भी कर दिया जाता है और वो कुछ दिनों तक जो है वो मिट्टी में ढक के छोड़ देने से एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें जो है वो डिकम्पोज करने का काम करेगा और उसे 3 से 4 महीना तक छोड़ के और फिर
उसका जो वेस्ट जो बच गया है, जो डिकम्पोज्ड मटेरियल है, उसको फिर एरोबिकली डिकम्पोज करने के लिए उसे बाहर छोड़ दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है और वो डिकम्पोज होके खेत में डालने लायक हो जाता है। फिर एक और उपाय है वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं अर्थवर्म या रेड वर्म यूज़ किया जाता है कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उस कंपोस्ट को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। और इसमें क्या किया जाएगा कि ये जो रेड वर्म है, हम लोग जानते हैं कि ये जो है वेस्ट मटेरियल को खाएगा और ये मिट्टी के साथ ही इसे ले लेता है और पीछे ये जो है छोटा छोटा दानेदार मटेरियल्स छोड़ते जाता है। इसको कहते हैं वर्म कास्ट। मतलब कि ये खाएगा और ये डिकम्पोज करके पीछे की ओर उसे जो है भेजते चला जाएगा और आगे मिट्टी में छेद बना के वो टनल छोटा छोटा बना के और पूरे खेत को जो है वो एरिएटेड कर देता है। मतलब कि वो एक फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं उसे। और ये जो है जुताई का काम भी खेत में जो है वो आसान कर देता है और सॉइल में जो है अंदर तक हवा पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा भी तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट आजकल सबसे अधिक प्रचलित है। ये मैन्योर में सबसे अधिक यूज़ होने वाला है वर्मी कंपोस्ट और इसके लिए सरकार अनुदान भी देती है और वो घर के सामने गड्ढा या फिर आजकल अब आता है पॉली बैग, उसमें भी रख के और वर्मी कंपोस्टिंग किया जाता है। अब है एक और ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है कि कुछ लिगुमिनस प्लांट, मतलब कि हम लोग जानते हैं लिगुमिनस प्लांट के रूट नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जब वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, तो यहाँ पर जो है वो वैसा पौधा पहले उगा दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए और उसे जब थोड़ा सा वो फ्लावरिंग स्टेज में रहेगा उसी समय उसमें जुताई कर दिया जाएगा। मतलब कि वो जो है पूरा खेत में उसे छोड़ दिया जाएगा, मतलब हल चला के या पावर टिलर से उसकी जुताई हो जाएगी, टिलिंग हो जाएगी, प्लोइंग करके और पूरा खेत में उसे छोड़ दिया जाता है। 4-5 दिनों के बाद उसमें पानी दे दिया जाएगा। पूरा खेत में पानी दे देने से वो जो है डिकम्पोज हो जाएगा आसानी से। और तो इसमें जो है बहुत लोग बरसीम घास एक होता है जो जानवरों को खिलाया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, वो भी लिगुमिनस होता है। या फिर मसूर या कोई और भी जल्दी से उगने वाला पौधा जो है उसका यूज़ किया जाता है। एक और होता है ढांचा घास, जो है वो बड़ा सा पौधा उसका होता है और उसका यूज़ किया जाता है खेतों में पहले उसका जो है वो डंठल थोड़ा जब बड़ा बड़ा हो जाएगा, फ्लावरिंग स्टेज में आ जाएगा, तो उसकी कटाई कर दी जाती है और खेत में 4-5 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। सारा पत्ता उसका जितना भी लीव्स है वो सब जो है वो आके ज़मीन में नीचे गिर जाएगा और उसके बाद बड़ा वाला डंठल को हटा के और खेत की जुताई कर दी जाती है। और उसके रूट नोडुल्स में भी उधर राइजोबियम बैक्टीरिया है वो काम करेगा, इधर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला, और साथ साथ उसका जो लीफ ये सब है वो मैन्योर का काम करेगा और साथ साथ ह्यूमस भी देगा। तो इस तरह से भी करके ये जो है कंपोस्ट तैयार किया जाएगा, तो ये ग्रीन मैन्योर कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स क्या है? मैनमेड केमिकल सबस्टांस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होगा। मैनमेड केमिकल सबस्टांस जो है सबस्टांसेस विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उसमें रहेगा, तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजर्स। ये मैनमेड केमिकल सबस्टांसेस है विच आर रिच इन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग देखें इसका टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये जो है फर्टिलाइजर्स का अलग अलग टाइप है। ये कॉम्बिनेशन के आधार पर भी कह सकते हैं या उसमें कितना कंटेंट है, ज़्यादा जिसमें कंटेंट होगा उसके नाम पर इसका नाम होगा। तो जैसे जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन होगा न्यूट्रिएंट्स में जो है सबसे अधिक जिसमें नाइट्रोजन होगा
तब उसे कहते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। और इसमें यूरिया, जैसा कि हम लोग देखते हैं किसान खेतों में बैग बड़ा बड़ा में आता है, 50 केजी का या और कम का भी आता है, तो ये यूरिया खाद का यूज़ किया जाता है। तो वो जो है एक फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है। फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट भी, तो ये सब यूज़ किया जाता है, ये कहलाएगा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। कुछ जो है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और पोटेसिक फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर पोटेसिक फर्टिलाइजर्स का मतलब जिसमें पोटेशियम हाई अमाउंट में हो तो उसको कहते हैं पोटेसिक फर्टिलाइजर, और जिसमें फॉस्फोरस ज़्यादा मात्रा में होंगे तो उसे कहते हैं, ये जो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ जो है इसका एग्जाम्पल पोटेसिक का, तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, तो ये सब पोटेसिक फर्टिलाइजर कहलाएगा। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, तो इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, तो इस तरह से करके इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स का ये एग्जाम्पल हुआ। अब इसके अलावा भी ये जो है तीनों हो गया NPK, और ये यदि इसमें 2 या अधिक तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कहा जाता है। जैसे यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, तो ये सब जो है वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वैसा फर्टिलाइजर्स जिसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हों उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ बायो फर्टिलाइजर्स की। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खेतों की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करता है। आजकल बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है वो बहुत अधिक शुरू हो गया है। तो इसमें करते क्या है, हम लोग जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ जो है वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो सॉइल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ उसके स्पोर्स का जो है वो छिड़काव कर दिया जाएगा पूरे खेत में, और ये जो है स्पोर्स मतलब कि वो जो है बायो फर्टिलाइजर्स कहलाएंगे, और वो जो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी से शुरू हो जाएगा। तो इसमें राइजोबियम का भी हो सकता है, इसके अलावा एजोटोबैक्टर एक है ये, फिर कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उसका भी यूज़ किया जाता है, उसके स्पोर्स का खेतों में छिड़काव किया जाएगा। तो वो जो है एना बेना नॉस्टॉक ये सब आते हैं, और ये सब का जो है वो छिड़काव कर दिया जाएगा खेत में, और कुछ दिनों के बाद उसमें जो है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्सन करने वाला बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रोथ बहुत जल्दी से हो जाएगा, और इसके बाद खेत में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स हुए। एक और है माइकोराइजा। इसमें क्या जाता है कि कुछ स्पोर्स फंगी, एक खास तरह का फंगी है जो खेतों में छोड़ दिया जाता है, उसके स्पोर्स को छोड़ दिए जाते हैं, और वो रूट के साथ, प्लांट के रूट के साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन बना लेता है, और वो जो है न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करने में और साथ साथ वाटर को एब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। मतलब कि जस्ट लाइक कॉटन जैसा उसके रूट में वो चिपक जाएगा, और थोड़ा सा भी यदि सॉइल में नमी है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसका उपयोग जो है वो मिनरल्स को डिसॉल्व करके और देने में करेगा। इस तरह से माइकोराइजा भी जो है वो एक फर्टिलाइजर्स है, लेकिन वो भी बायो फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत ही आएगा। तो ये इन सबों के उपयोग के बारे में हम लोग जाने, और ये किसान जो हैं वो खेतों में फर्टिलाइजर्स और ये जो है मैन्योर का उपयोग करते हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का कुछ जो है एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो इसका मैन्योर का एडवांटेजेस है कि वो जो है प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सॉइल का जो है वो टेक्सचर को भी ठीक करने का काम करता है,
और उसमें ह्यूमस की मात्रा को ये जो है बढ़ाने का काम करता है। मतलब कि इट इनहेंसेस द ह्यूमस एंड सॉइल टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब एक और है, तो इसमें इसका जो है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इन्हेंस करने का काम करेगा। चूंकि ह्यूमस है तो ये जो है सॉइल को ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब वो जो है फिट हो जाएगा और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ साथ ये सॉइल को पोरस बना देगा। मतलब कि जहाँ पर वो होगा ह्यूमस और जब डिकम्पोज हो जाएगा तो बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा, वो जो है उसमें पानी या हवा आसानी से अंदर तक जा सकते हैं। तो इस तरह से भी करके ये जो है इसका एडवांटेजेस है। और ये ज़्यादा मात्रा में भी दे दें तो कोई नुकसान नहीं होगा, धीरे धीरे ये जो है ये समाप्त हो जाएगा और ये सॉइल का जो है सॉइल फ्रेंडली कहेंगे या फार्मर्स फ्रेंडली कुछ जो है बैक्टीरिया ये सब का भी ग्रोथ करवाने में ये मदद करेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होगा तो ज़्यादा मात्रा में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। साथ साथ अब कुछ इसका डिसएडवांटेजेस भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है। मतलब कि ये जो है वॉल्यूमिनस होगा, जिसके कारण अब जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुआ, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग करना ये सब जो है इनकन्वीनियंट होता है। मतलब कि इसका जो है एक जगह से दूसरा जगह लाना, ले जाना, खेतों में यूज़ करना ये सब थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में रहता है और उसे अगर खेत में यूज़ करना है तो बहुत ज़्यादा एक ट्रैक्टर का जो है वो लग जाएगा। डल्ला जो ट्रैक्टर का जो पीछे वाला होता है उसमें भरा हुआ यदि रहेगा तो वो जो है कुछ ही स्क्वायर मीटर का जो खेत है उसमें यूज हो सकता है। बस एक खेत के लिए उसमें जो है यूज कर सकते हैं, तो वो मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना पड़ेगा और उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ही कम होगा। न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ये नहीं होता है, जिसके कारण इसका उपयोग ज़्यादा होगा और ये यूज़फुल वैसे हाई यील्ड वैरायटी वाले क्रॉप्स के लिए ये यूज़फुल नहीं होता है। तो कुछ अब देखें हम लोग फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस। इसमें एडवांटेज है कि ये पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसमें रहता है और वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जिसके कारण इसका थोड़ा सा उपयोग करते हैं और ये काम चल जाएगा। मतलब कि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज होगा। अब यहाँ पर इसका जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि ये जो है पूरा तरह से डिकम्पोज नहीं होता है। अब डिकम्पोज नहीं होगा तो ये यदि खेत में ज़्यादा मात्रा में दिए हैं तो वो जो है मिट्टी में यदि नीचे की ओर नहीं जा पाएगा उतना ठीक से, तो यदि बारिश का पानी आया तो वो चला जाएगा। यदि चला गया वाटर बॉडीज़ में तो वहाँ पर यूट्रोफिकेशन होने मतलब कि करने का काम करेगा। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है अचानक एल्गी का जो है वो डेवलपमेंट हो जाना, बहुत जल्दी से ग्रोथ हो जाना, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो वो एल्गल ब्लूम होगा और उसके बाद वो जब मरेगा मतलब कि वो जब डेड हो जाएगा तब उसका डिकम्पोजिशन होगा और वो बैक्टीरिया जो है एरोबिकली उसको डिकम्पोज करेगा। एरोबिक बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करेगा तो उसमें वाटर बॉडीज़ में ऑक्सीजन का जो है वो अभाव हो जाएगा। तो जब ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा तो बहुत सारी मछलियाँ ये सब जो है वो मरने लगेंगी। तो ये ऐसा जो है ये सिचुएशन को कहते हैं यहाँ पर ये जो है यूट्रोफिकेशन कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है और ये एडवांटेजेस हुआ कि वो जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक होता है, उसका यूज़ हाई यील्ड वैरायटी के लिए किया जा सकता है। लेकिन ये ज़्यादा मात्रा में यदि यूज़ करेंगे तो खेत जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगा और इसमें ह्यूमस ऐड नहीं करता है, जिसके कारण सॉइल का जो पोरोसिटी है वो पोरस कम हो जाएगा और या
फिर ये कहेंगे कि सॉइल में जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का अभाव धीरे धीरे हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है फर्टिलाइजर्स का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब हम लोग देखें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में कुछ डिफरेंसेस। इसमें बहुत सा इसमें जो है डिफरेंसेस बहुत सा है। इसमें हम लोग कुछ जो इसेंशियल है उसे पढ़ेंगे। एक तरफ हम इधर इसमें मैन्योर और एक तरफ फर्टिलाइजर का है। और ये जो है इसमें सबसे पहला है कि ये जो है मैनमेड मैन्योर इज ये मैनमेड सॉरी ये मैन्योर है तो ये नेचुरल सबस्टांस है। और ये जो है फर्टिलाइजर्स मैनमेड है। फर्टिलाइजर इज ए मैनमेड सबस्टांस। और ये जो है इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। इसे खेतों में ही बनाया जाता है गड्ढा खोद के। और ये जो है इट इज प्रिपेयर्ड इन इसको इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाएगा। और ये जो है इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है वो कम रहेगा। और ये जो है इट कंटेन या इट इज रिच, ये भी लिख सकते हैं, इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और ये जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें ज़्यादा रहेगा और इसमें जो है वो कम होता है। अब बात रही इसका जो उपयोग होता है वो ये ज़्यादा होता है, ये बल्कि होगा यूज़। और ये जो है बहुत ही कम अमाउंट में इसका यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड इन बल्कि अमाउंट, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। और ये जो है इट इज़ यूज्ड इन लेस अमाउंट या वेरी लेस अमाउंट, बहुत कम मात्रा में इसका यूज होगा। और एक और बात है कि ये जो है इनकन्वीनियंट होता है, इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज ये सब जो है वो करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये जो है इट इज़ इनकन्वीनियंट यहाँ पर होता है इनकन्वीनियंट टू स्टोर ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग
एंड यूज में भी, ये जो है अप्लाई करने में, और ये जो है इट इज इजी टू स्टोर, इट इज इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट हैंडल एंड अप्लाई। ये जो है स्टोर, ट्रांसपोर्ट, ये जो है इजी टू ट्रांसपोर्ट भी यहाँ, तो इसका जो है स्टोर करना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट ही लिख देंगे। इट इज़ इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल, हैंडलिंग भी हो सकता है, तो यहाँ पर टू लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हैंडल एंड अप्लाई। अब ये जो है ये चीप होता है, बहुत ही सस्ता होता है, इट इज चीप, और ये जो है ये कॉस्टली होता है, इट इज कॉस्टली, और ये जो है बहुत ही सस्ता होता है, चीप होता है, और ये जो है कॉस्टली होगा। और इसमें जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक ये नहीं होता है, लेकिन ये जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। ये जो है इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, और ये जो है इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो है सॉइल में ह्यूमस ऐड नहीं करता है, और ये जो है सॉइल में ह्यूमस ऐड करने का काम करता है, और ये जो है न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता है, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। ये जो है न्यूट्रिएंट कोई खास इसमें नहीं होता है कोई वैसा, और ये जो है इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, मतलब इसमें जो है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, और ये जो है इसमें पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का अभाव होता है। अब एक बार हम लोग फिर से देख लें, मैन्योर इज ए नेचुरल सबस्टांस, फर्टिलाइजर जो है इज ए मैनमेड सबस्टांस, इट इज प्रिपेयर्ड इन द फील्ड और इट इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये जो है इसमें कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स और इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इट इज यूज्ड इन बल्की अमाउंट, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाएगा, और इट इज यूज्ड इन वेरी लेस अमाउंट में, और इट इज इनकन्वीनियंट टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल और अप्लाई करने में, और इट इज इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, हैंडल एंड अप्लाई, तो ये करने में आसान होगा, और इधर है ये सस्ता होगा और इधर कॉस्टली होगा। इट एड्स ह्यूमस टू द सॉइल, और ये जो है इट डज नॉट ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, और इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, कोई खास तरह का न्यूट्रिएंट्स इसमें नहीं होगा, और इट इज़ न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तो इस तरह से मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंसेस हम लोग देखे। अब हम लोग नया जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस लाएंगे, वो है इरिगेशन, सिंचाई के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।